नमस्कार विद्यार्थियों। आइए पढ़ें मोहन राकेश का नाटक लहरों का राजहंस। लहरों का राजहंस संस्कृत की महाकवि अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के कथानक पर आधारित है, जहाँ बुद्ध के सौतेले भाई नंद और उनकी पत्नी सुंदरी के दाम्पत्य के बनते बिगड़ते रिश्तों का अंकन है। दूसरी ओर बुद्ध एक अलग प्रकार की जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे विरक्ति का, विराग का, संन्यास का, त्याग का, करुणा का, पारलौकिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर सुंदरी और नंद हैं, वे इहलौकिकता के प्रतीक हैं, वे भोग विलास के प्रतीक हैं, वे राजसी विलास का जीवन जीने वाले पात्र हैं। लेकिन नंद इन दोनों के बीच खड़ा है। उसमें सुंदरी की विलासमय जीवन दृष्टि का प्रभाव भी है और बुद्ध के त्यागमय जीवन दृष्टि का प्रभाव भी है, लेकिन ठीक ठीक वह कोई भी एक प्रभाव को ग्रहण नहीं कर पाता और वह बीच में डावाडोल स्थिति में, अस्थिर चित्त मन स्थिति में वह जीता। बौद्ध सन्यासियों की समवेत स्वर से धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, इस त्रिशरण मंत्र के समवेत स्वर से हकबकाकर अस्थिर चित्त होकर समवेत स्वर के अचानक बंद हो जाने से जो नंद है वो अपनी पत्नी की प्रसाधन का माध्यम बना हुआ था, हाथ में दर्पण पकड़े खड़ा था। पत्नी उस दर्पण में अपना चेहरा देखकर अपना श्रृंगार कर रही थी, विशेषक बना रही थी। लेकिन जो ही वह सन्यासियों का समवेत स्वर बंद हुआ, उसके हाथ से दर्पण छूट गया और दर्पण टूट गया। सुंदरी इससे नाराज होती है, नंद उसे मनाने का प्रयास करता है। ये हम पढ़ रहे थे। और नंद उसे कहता है कि वहाँ आ जाओ, वहीं बात करेंगे, और उसे मत्स्याकार आसन के पास में ले आता है और कहता है, बताओ क्या जानना चाहती हो। सुंदरी कहती है, जानना चाहती हूँ कि दर्पण का टूटना क्या अकारण ही था? क्या दर्पण अचानक अनायास टूट गया, या आप उस समय कोई और बात सोच रहे थे? नंद ने कहा, क्रोध मन से निकाल दो। सुंदरी ने पूछा कि ये इसे थोड़ी असावधान है, बस अचानक हाथ से दर्पण टूट गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब आपका ध्यान कहीं और था, आप शरीर से यहाँ थे लेकिन मन से कहीं और थे, आपकी विचार प्रक्रिया में कुछ और चल रहा था। नंद आग्रह करता है कि क्रोध को मन से निकाल दो, मैं अभी अपने हाथ से तुम्हारे माथे पर विशेषक बना लेता हूँ। दर्पण टूटा, कोई बात नहीं, मैं अपने हाथों से तुम्हारा श्रृंगार करूँगा। चंदन लेप की कटोरी लाने श्रृंगार कोष्ठ की ओर जाता है, लेकिन सुंदरी कहती है, आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। नंद ने कहा, तुम कैसे कहती हो कि मैं उस समय कोई और बात सोच रहा था? आप उस समय उनकी बात नहीं सोच रहे थे? किनकी? जिन्होंने आज भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण की है। भिक्षुणी के रूप में किसने दीक्षा ग्रहण की है? बुद्ध की पत्नी यानी नंद की भाभी, सुंदरी की जेठानी राजकुमारी यशोधरा ने। राजकुमारी नहीं कही, राजरानी भी कहा जा सकता है, वधु है वे तो यहाँ कपिल वस्तु की। नंद ने कहा, केवल इसलिए कि भिक्षुओं की टोली उस समय भवन के बाहर रुकी थी, इसलिए आपने अनुमान लगा लिया कि मैं यशोधरा के विषय में सोच रहा था? सुंदरी कहती है, और इसलिए कि जो ही भिक्षुओं का स्वर रुका, त्यों ही आपके हाथ से दर्पण छूट के और बिखर गया, टूट गया। नंद बहाना बनाता है, कहता है, ये तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं। बात केवल इतनी है कि मैंने दर्पण अधिक ऊंचा उठा दिया था, जिससे उसका संतुलन बना न रह सका। सच कह रहे हैं? इस प्रश्न से नंद थोड़ा अव्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि झूठ बोल रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका झूठ बोल रहा है, चेहरे से पता चल जाता है। क्योंकि वह मशहूर शेर है कि तेरे जज्बात तेरे चेहरे से जाहिर हैं, तेरे जज्बात तेरे चेहरे से जाहिर हैं, मेरा दिल रखने को तू बदलता क्यों है? तो नंद झूठ बोल रहा है, तो ये चेहरे से ही पता चल रहा है। सच कह रहे हैं? नंद ने कहा, तुमसे झूठ क्यों कहूँगा। सुंदरी खोजती सी दृष्टि से उसकी ओर देखती हुई आसन से उठ पड़ती है और कहती है, आप ये नहीं सोच रहे थे कि भिक्षुओं की टोली में भिक्षुणी यशोधरा भी होंगी, कि आपसे भिक्षा लेने के लिए वे ही इस द्वार पर रुकी होंगी?
आपने सोचा होगा कि भिक्षुओं का स्वर है, तो आज वो यशोधरा ने भी भिक्षा लेगी, जो इस महल की राज रानी थी, वह यशोधरा आज भिक्षुणी बन के यहीं भीख मांगने आई है। नंद ने कहा कि मैं तो नहीं, पर शायद तुम ये बात सोच रही थी, इसीलिए तुम्हें लगा कि मैं भी। सुंदरी कहती है, आप मुझसे कहते हैं कि मैं ये बात सोच रही थी? मुझे यही बात तो सोचनी थी उस समय टूटे दर्पण के पास आ जाती है और कहती है, इधर आइए। नंद अपने पर वश पाने का प्रयत्न करता हुआ चंदन लेप की कटोरी लिए उसके पास आ जाता है और सुंदरी कहती है कि इसमें मुझे देखिए, ये टूटा हुआ दर्पण है, दर्पण के बिखरे हुए टुकड़े पड़े हैं, और इसमें मुझे देखिए कैसा लगता है मेरा टूटा प्रतिबिंब, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे। ये जो आईने का बिखरे हुए टुकड़े हैं, इनमें इतने ही प्रतिबिंब दिखाई देंगे, टूटा हुआ अक्स दिखाई देगा, मेरा टूटा प्रतिबिंब कैसा लगता है? सुंदरी ने प्रश्न किया और नंद कहता है, मैं उसमें तुम्हें क्यों देखूं? बाहर जो देख रहा हूं, बाहर भी ऐसे ही अपरूप लगती हूँ, मैं ऐसे ही विकृत रूप वाली लगती हूँ। सुंदरी ने प्रश्न किया। नंद ने कहा, टूटी दर्पण में अपने को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदरी बोली, अच्छा लग रहा है? ये 2 भागों में बटा चेहरा, खंडित मस्तक, खंडित सीमांत, सीमांत मांग, कि क्या है? ये पूरी प्रतीक की भाषा रचती है मोहनदास ने। ये खंडित चेहरा, ये खंडित सीमांत, ये खंडित मस्तक क्या है? खंडित मस्तक होने का मतलब ये है कि मन में एक तरफ अलग प्रकार के विचार चल रहे हैं, दूसरी ओर अलग प्रकार के विचार चल रहे हैं, ये खंडित होना है। सुंदरी बोली कि भाई 2 भागों में बटा मेरा चेहरा, ये खंडित मस्तक, खंडित सीमांत, ये राग और विराग का द्वंद्व, गृहस्थ और सन्यास की द्वंद्व, ये मन 2 भागों में बटा है। केवल दर्पण नहीं टूटा मन है, दिल टूटा है, और दिल में 2 विरोधी विचार पल रहे एक साथ, जो एक और संसार को भोगना भी चाहते हैं और संसार से मुक्त होना भी चाहते हैं। नंद कहता है, उसके सिर पर हाथ रखकर चेहरा अपने ओर उठाने के प्रयत्न कहता है, केवल यही, ये अखंड रूप तुम अपनी आंखों से देख पाती तो जानती कि तुम कितनी सुंदर हो, मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो। सुंदरी पल भर उसकी ओर देखती रहती है और फिर कहती है, आप कह रहे थे ना अपने हाथों से मेरा प्रसाधन करेंगे। नंद कहता है, तुम ऐसे ही रुकी रहो, मैं अभी क्षण भर में तुम्हारे माथे पर पूरा आकाश चित्रित कर दूंगा, बीच में सूर्य और दोनों ओर सोम और बृहस्पति, पूरे नक्षत्र मंडली तुम्हारे माथे पर मैं चंदन से बनाऊंगा, ऊपर नीचे शेष चारों ग्रह, कर्ण फूलों के पास राहु और केतु। सुंदरी कहती है, आप मेरा सारा प्रसाधन करेंगे, बाल बांधेंगे, बाहों पर गोरोचन लगाएंगे, शरीर पर सुरभि मर्दन करेंगे, सुरभि खुशबू इत्र। नंद कहता है, स्त्री दृष्टि से देखता हुआ, क्यों नहीं करूँगा। और सुंदरी अपना माथा उसकी ओर बढ़ा देती है, यानी पति स्वयं अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है। ये इस बात का संकेत है कि नंद की सुंदरी के प्रति आसक्ति बहुत अधिक है, बहुत गहरी आसक्ति है। इस गहरी आसक्ति, जिसको आप सामान्य अर्थ में प्रेम कह सकते हैं, हालांकि ये पूरी तरह प्रेम नहीं बल्कि वासना भी है, आसक्ति है, मोह है, लेकिन इस मोह के साथ साथ एक मोह से द्रोह भी पल रहा है। ये राग के साथ साथ एक विराग भी पल रहा है, एक अनुराग के साथ साथ एक वैराग्य भाव भी उसके भीतर है। तो ये जो विरोधी मनस्थितियाँ हैं, इनका अंकन करना ही मोहन राकेश का प्रतिपाद्य रहा है। शेष अंश हम अगले ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद।